नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस क्रैश कोर्स का ये 64वां और मॉडर्न हिस्ट्री का ये मेरा 8वां लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कांग्रेस की स्थापना और उसके प्रमुख अधिवेशनों को। तो कांग्रेस की स्थापना और उसके प्रमुख अधिवेशनों से पिछले वर्षों में आप देखेंगे तो भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम एक क्रम से कांग्रेस के जितने महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं उनको एक क्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, वो जो कांग्रेस का सेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सबको जो है हम समझेंगे। और प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें इस लेक्चर्स के माध्यम से हम कवर करेंगे। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं ये फ्री ऑफ कास्ट है और इसमें कुल 151 वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसका कि ये 64वां लेक्चर है। इससे पहले 63 लेक्चर इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में एक क्रम से लगाए गए हैं। तो उन्हें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देखिए, और सारे जो लेक्चर्स आ रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, तो सबको एक क्रम से आप देखिए, ठीक है। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा ये प्रयास आपको जैसा लगा उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया जरूर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, ये सारी चीजें करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का 8वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना और उसके प्रमुख अधिवेशनों के बारे में। इस लेक्चर को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरओ के लिए एक वीडियो टेस्ट प्रोग्राम लाया गया है, जिसमें कि आपके पूरे सिलेबस का 3 बार रिवीजन कराया जाता है। आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं कि क्या पढ़ना है, इसके अलावा जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो कुल 7000 क्वेश्चंस हम देखें तो इसमें आपको मिलेगा। 4000 प्रश्नों का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन और 15 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, जिसमें कि 3000 क्वेश्चंस होंगे। सबकी पीडीएफ आपको मिलेगी, क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे, व्याख्या सहित मिलेंगे। और ये जो है 22 दिसंबर को टारगेट करके आरओ के प्रीलिम्स को टारगेट करता है। तो इससे अगर आपको जुड़ना है तो 9506 742 546 और 6307 495 और 944, ये 2 नंबर हैं। इन पर आपको वीडियो टेस्ट लिख करके व्हाट्सएप करना है, तो आपको जो डिटेल होगी इससे जुड़ी हुई वो आपको मिल जाएगी। तो आप जो है इससे जुड़ सकते हैं, ये बहुत जो है सहायता करेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है कांग्रेस की स्थापना और उसके प्रमुख अधिवेशन, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना की बात करें उससे पहले एक जो है फैक्ट्स को हम देख लें। देखिए, अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन को देखते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन का 4 चरण हमको दिखता है। पहला चरण कौन सा है, तो ये 1858 यानी 1857 की क्रांति के बाद से 1885 तक, जब तक कांग्रेस नहीं बन गई। इस काल में हम क्या देखते हैं, तो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सुधारों का ये काल हम कहते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भी बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन स्थापित भारत में हुए थे जो राजनीतिक चरित्र के थे। हालांकि उनको हमने कवर नहीं किया है, उसे आपको अलग से पढ़ लेना है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आपको देख लेने हैं, ठीक है। लेकिन सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को हमने विस्तार से इस सीरीज में कवर किया है, ठीक है। तो ये जो काल है 1858 से 1885 का, ये मूलतः हमें सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार का काल दिखता है। हालांकि बहुत सारे संगठन राजनीतिक भी इस कालखंड में बने थे। अब इसके बाद जो हम 3 चरण देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का, उसे या तो हम राष्ट्रीय आंदोलन का काल कह सकते हैं या फिर उसे हम कांग्रेस के 3 चरण कह सकते हैं, ठीक है। तो या तो इसे हम 1 से शुरू करें 2 को, या तो फिर हम 2 से ही करें। तो राष्ट्रीय आंदोलन को देखें तो ये 2 से शुरू होगा, और कांग्रेस को देखें और राष्ट्रीय आंदोलन को मर्ज कर दें तो ये 1 से शुरू होगा। पहला काल 1885 से लेके 1905 तक दिखता है। इस काल में क्या हुआ, तो कांग्रेस की स्थापना हुई, और जो लीडरशिप रही कांग्रेस की जो लीडरशिप रही वो क्या थी, तो वो उदारवादी युग था, जिन्हें हम प्रारंभिक राष्ट्रवादी कहते हैं। ये प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का दौर था, जिसमें याचिकाएं लिखना, अपनी मांगे जो है बड़ी नर्म ढंग से रखना सरकार के पास,
ये चरण हमको दिखता है। लेकिन 1905 के बंगाल विभाजन के बाद ये पूरा परिदृश्य बदल गया और अब जो है उग्र राष्ट्रीय चेतना का उदय होने लगा। ये 1905 से लेकर 1919 तक का कालखंड हमें दिखता है, जब गर्म पंथी नेताओं का कांग्रेस में दबदबा बढ़ता है। लाल बाल पाल का त्रिगुट जब अब कांग्रेस में प्रभावी होने लगा, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, तो ये युग हमें क्या दिखता है? उग्र राष्ट्रीय चेतना का उदय कांग्रेस के अंदर भी और कांग्रेस के बाहर देखे राष्ट्रीय आंदोलन में, तो बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाक्रम हमें इसी कालखंड में देखने को मिलता है। तो ये हम कहें तो तीसरा चरण है राष्ट्रीय आंदोलन का। इसमें बहुत सारे घटनाक्रम हुए, एक प्रकार से आपका सिलेबस भी है इंडियन नेशनल मूवमेंट का कि क्या क्या पढ़ना है। तो इसी कालखंड में बंगाल का विभाजन हुआ, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया बंगाल विभाजन के विरोध में। इसी कालखंड में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसी कालखंड में कांग्रेस का विभाजन हो गया, 1907 का सूरत विभाजन। इसी कालखंड में होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ किया गया बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। और बहुत सारे क्रांतिकारी घटनाक्रम जो है हमें इस कालखंड में दिखते हैं। अब इसके बाद जो कालखंड आया उसको हम कहते हैं कि गांधी युग। ये 1919 से भारत की आजादी तक चला, जिसे हम कहते हैं गांधी युग, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के पर्याय ही बन गए थे कौन? महात्मा गांधी। तो ये पूरे इस कालखंड में राष्ट्रीय आंदोलन पर छाए रहे महात्मा गांधी, और इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? गांधी युग कहते हैं। तो इस कालखंड में क्या महत्वपूर्ण हुआ? तो देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और फाइनली भारत को स्वतंत्रता मिल गई। तो ये चार चरण हमको दिखते हैं। 1858 से 85 जब राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सुधारों का काल था। 1885 से 1905 जब कांग्रेस की स्थापना हुई और उदारवादी युग रहा। 1905 से 1919 जब उग्र राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ और क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में देखने को मिली कांग्रेस के बाहर। और 1919 से 1947 गांधी युग, जिसमें कि हमें स्वतंत्रता मिली और तीन बड़े आंदोलन चले, एक असहयोग आंदोलन, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन और एक भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। तो अब कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं। तो देखिए, कहते हैं कि 1960 के दशक से ही भारतीयों के मन में अब यह भाव उठने लगा था कि अपनी बातों को रखने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए हमें एक मंच की आवश्यकता है और वो मंच राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। तो ये भावना 1860 के दशक से ही भारतीयों के मन में उठने लगी कि हमें एक राजनीतिक संगठन चाहिए, राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक संगठन चाहिए, जो कि हमारी आवाजों को रखने में, हमारे विचारों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करे। तो उस समय तक कोई भी ऐसा राजनीतिक संगठन नहीं बन पाया था जो राष्ट्रीय स्तर का हो। बहुत क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन बने थे भारत में कांग्रेस से पूर्व, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि जिसका चरित्र हमें राष्ट्रीय स्तर का देखने को मिले। हालांकि इंडियन एसोसिएशन, जिसे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया था, वो लग रहा था कि वो अखिल भारतीय स्तर का संगठन हो सकता है, लेकिन वो भी मूलतः राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं था, उसका भी प्रभाव बंगाल तक ही था। तो ये जो भारतीयों की, शिक्षित भारतीयों की ये जो सोच थी, जो मांग थी, उसको पूरा किया एक ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व बंगाल में, बंदरास में, बंबई में कई राजनीतिक संगठन थे, लेकिन कोई भी राष्ट्रीय चरित्र का नहीं था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन उसी राह पर बढ़ रहा था, लेकिन उसका भी स्वरूप अखिल भारतीय नहीं था। तो एक जो है अखिल भारतीय संगठन की जरूरत थी और इसको पूरा किया एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। ठीक है, तो ह्यूम ने 1883 में भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क स्थापित किया। और ध्यान दीजिए कि एक फैक्ट,
अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस 1883 में बनाई गई, किसके द्वारा? एलन एक्टिवियन ह्यूम द्वारा। कब बनाई गई? 1883 में। 1884 में ह्यूम के प्रयत्नों से इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। ठीक है, तो कांग्रेस से पूर्ववर्ती संगठन कौन था? तो इंडियन नेशनल यूनियन था। ठीक है, और इसी यूनियन ने यह तय किया था कि पूना में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न भागों के प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन किया जाएगा, लेकिन कहा गया कि पूना में उस समय हैजा फैल गया और इस कारण से बंबई में यह सम्मेलन हुआ। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन किया गया। तो यह दिसंबर 1885 में बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया और यहीं अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया। ठीक है, तो कहते हैं कि दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन से बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, और यहां पर मैं आपको बताऊं कि एयो ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस को कांग्रेस का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। तो यह प्रश्न अगर पूछे तो आप कहेंगे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस भी एयो ह्यूम के साथ कांग्रेस के प्रमुख वास्तुकार थे। अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तो इंडियन एसोसिएशन बनाया था, इसीलिए कांग्रेस के पहले सम्मेलन में वो भाग भी नहीं ले पाए, क्योंकि इंडियन नेशनल एसोसिएशन का इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में आयोजित किया गया था। लेकिन एयो ह्यूम ये जानते थे कि जब तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस में नहीं आएंगे तब तक बंगाल के शिक्षित बुद्धिजीवियों में कांग्रेस अपनी पैठ नहीं बना पाएगी। तो इंडियन नेशनल जो एसोसिएशन था उसका जो है, हालांकि आधिकारिक रूप से तो कोई विलय नहीं हुआ, लेकिन एक तरह से उसका काम समाप्त हो गया और सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी कांग्रेस के होकर के रह गए। ठीक है, अब ये बात हुआ, तो ये कांग्रेस की स्थापना की बात है। अब एक सिद्धांत आप सुनते हैं, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। ठीक है, और इसको सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का कार्य किया जो है लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में इसको प्रस्तुत किया। क्या यह सिद्धांत कहता था? तो इस सिद्धांत का यह कहना था कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीयों के विरोध को शांत करने का जरिया मात्र थी। तो यह कहा गया, सेफ्टी वाल्व में बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन शार्ट में यह कि एयो ह्यूम को यह महसूस हुआ या यह सूचना मिली कि जिस प्रकार से 1857 की क्रांति की गई थी, उसी तरह से एक क्रांति की तैयारी भारत में हो रही है। और इसके काट में उस समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। तो लॉर्ड डफरिन से एयो ह्यूम ने बात किया कि इस तरह का मामला हमें दिखता है और हमारे पास एक आइडिया यह है कि कोई एक ऐसा संगठन हम बना दें कि जिस संगठन पे आकर के शिक्षित भारतीयों का जो विचार है, जो उनका गुस्सा है, वो वहीं पर आकर के निकल जाए, तो एक सेफ्टी वाल्व बन जाए और जो आम जनमानस है उसका जो गुस्सा है वो कांग्रेस के माध्यम से जो है ब्रिटिश सरकार तक जाए। तो कहते हैं कि पहले प्रतिक्रिया बहुत तीव्र है, वो धीरे धीरे तो एक हो गई सरकार, बीच में हो गई कांग्रेस और उसके बाद हो गई भारत के आम जनता। तो ये कहा गया कि ये सेफ्टी वाल्व के लिए बनाया गया था एयो ह्यूम के द्वारा और इसीलिए लॉर्ड डफरिन ने भी इसका जो है सपोर्ट किया। ठीक है, तो लिखा है ना, ब्रिटिश शासनकाल में जब भारतीय सीधे तौर पर प्रशासन तक अपनी बात नहीं पहुंचा रहे थे, तब कांग्रेस धीरे धीरे जनता और सरकार के मध्य काम करने का साधन बनने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि जनता का जो आक्रोश ब्रिटिश प्रशासन तक सीधे पहुंच सकता था वो कांग्रेस से होकर गुजरने लगा। तो उद्भव के समय जो आक्रोश बेहद तीखा होता था वह सरकार तक पहुंचते पहुंचते धीमा होने लगा और प्रशासन पर जो दबाव बनाया जा सकता है वह मुमकिन नहीं हो पाता। तो इस तरह कहा गया कि यह सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत पर आधारित थी और अंग्रेजों ने इसे बनाया था। लेकिन अगर इसको हम देख भी लें इस तरह से, तो जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी हमें दिखते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हमें दिखते हैं, दादा भाई नौरोजी हमको दिखते हैं, ये लोग को देख करके ये नहीं लगता है कि वो किसी षड्यंत्र में इन्वॉल्व थे। और दूसरी बात है कि एयो ह्यूम के बारे में भी है कि नहीं, एयो ह्यूम भारतीयों से जो है प्रेम करता था, यहाँ पे लिखा है, और अंग्रेजों द्वारा जो भारतीयों पर अमानवीय कृत्य किए जा रहे थे उसके वो विरोध में था। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि एयो ह्यूम सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत पर ही काम कर रहा था,
तो भारतीय राष्ट्रवादियों ने उसका प्रयोग एक तड़ित चालक के रूप में किया, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवादियों को पता था कि अगर भारतीय इस तरह का संगठन बनाएंगे तो ब्रिटिश आक्रोश से वो संगठन बच नहीं पाएगा। लेकिन ये चूंकि खुद ब्रिटिश मूल का है, एलन एक्टेवियन होम, तो हम इसके कंधे पर बंदूक रख करके चला सकते हैं। ठीक है, वही लिखा है। तो भारतीय राष्ट्रवादी इस बात को अच्छे समझते थे कि उनके द्वारा बनाए गए अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन को ब्रिटिश उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। किंतु ए ह्यूम एक अंग्रेज उच्च अधिकारी था जिसके प्रभाव कारण शुरुआती परेशानियों से बचा जा सकता था और कांग्रेस को उत्पीड़न से बचाया जा सकता था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि जो सेफ्टी वाल का सिद्धांत है वो बहुत गहन अध्ययन करने के बाद ये लगता है कि वो ठीक सिद्धांत है नहीं। और अगर एओ ह्यूम की ऐसी मंशा रही हो, डफरिन की ऐसी मंशा हो रही हो, तो भी उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। तो कांग्रेस के लक्ष्य क्या थे, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय एकता का विकास करना यह कांग्रेस का पहला लक्ष्य था। देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना यह कांग्रेस का लक्ष्य था। जनप्रिय मांगों यानी लोकप्रिय जो मांग है जनता की, उसको सरकार के समक्ष रखना यह था। देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित करना और राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहित करना और उसका प्रचार प्रसार करना, ये कांग्रेस के लक्ष्य थे। ठीक है, अब जो है यहां पर आप देखें तो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, तो अब जो प्रश्न जहां से आता है वो आ गया टॉपिक कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। तो एक चार्ट के माध्यम से हमने इसको कवर किया है। तो पूरा आपको एक तरफ अधिवेशन का नंबर क्या है, वर्ष क्या है, वो किस स्थान पे अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष कौन थे और महत्वपूर्ण तथ्य क्या था। तो पहले ही अधिवेशन को हम देखते हैं। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो ये 1885 में हुआ, बंबई में हुआ। पहले कहाँ प्रस्तावित था, पूना में प्रस्तावित था, लेकिन वहां हैजा फैल जाने के कारण ये बंबई में हुआ। किसने अध्यक्षता की, तो आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे विमोश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यूसी बनर्जी। और यह भी पूछा जाएगा कि महासचिव पहले कौन थे, तो एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे, यह भी एक फैक्ट है। तो कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे, केवल और केवल ये महासचिव के पद पे रहे। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कांग्रेस से जुड़े हुए, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में ये आयोजित किया गया और कुल 72 प्रतिनिधियों ने पहले सम्मेलन में भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने, 72 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। ये इतना जोर दे के मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यह परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो आप कहेंगे 72 ने लिया। तो इसी अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्यों को तय किया गया, जिसको हमने अभी समझा। और प्रमुख सदस्य कौन थे, यह भी ना पूछा जाता है कि कांग्रेस के अधिवेशन में प्रमुख लोग कौन थे। तो एक तो दादा भाई नौरोजी थे, दूसरे फिरोज शाह मेहता थे, तीसरे दिनसा एदलजी वाचा, काशीनाथ तेलंग और बी राघवाचार्य। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग नहीं ले पाए, क्योंकि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा जो है सेशन चल रहा था कलकत्ता में, इस वजह से। तो पहला तो बंबई में हुआ, दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन 1886 में हुआ। कहां पे हुआ, कलकत्ता में हुआ। किसने अध्यक्षता की, तो दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता इसकी की। इस सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, 434। अब समझिए कितना तेजी से कांग्रेस का विस्तार हो रहा है। 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया दूसरे सम्मेलन में, पहले सम्मेलन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और यह भी प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो आप कहेंगे कि 434। और कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे, तो दादा भाई नौरोजी क्या थे, तो ये पारसी थे। और इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया। अब देखिए कुछ फैक्ट्स होते हैं वो एक तरह से कि मूलतः उसका रिजल्ट क्या हुआ, उस कार्यवाही का रिजल्ट क्या हुआ, और कुछ ये होते हैं कि वो कार्यवाही हुई कि नहीं हुई। ठीक है, जैसे हमने लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आ गए तो हमने मान लिया कि इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया। कैसे, कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो काम कर रहे हैं, इंडियन एसोसिएशन का काम उन्होंने करना बंद कर दिया। हालांकि लिखा पढ़ी होकर के ये विलय नहीं हुआ, लेकिन अब जो संस्थापक है वही कांग्रेस में आ गया और वही कांग्रेस की नीतियों को अब आगे बढ़ा रहा है। तो और इंडियन एसोसिएशन के काम को उसने बंद कर दिया, तो हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि कांग्रेस में विलय हो गया।
ठीक है, तो ये समझने के आधार पर। लेकिन अभी इसको फैक्ट के रूप में लेंगे तो अब कहेंगे कागज दिखाइए कहां सिग्नेचर हुआ था, ठीक है ना। तो ऐसे समझिए, तो इस तरह से सिग्नेचर करके नहीं हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया, ये महत्वपूर्ण रहा दूसरे में। अब तीसरा हुआ 1887 में, कहां पे हुआ? मद्रास में हुआ। तो उस समय ब्रिटिश भारत की 3 प्रेसिडेंसियां, बंबई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो अब भारत के अलग अलग भागों में ये सम्मेलन बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस क्या है? अखिल भारतीय स्तर की संस्था है। तो पहला बंबई में बुलाया गया, फिर कलकत्ता में बुलाया गया, अब मद्रास में। कौन किसने अध्यक्षता की? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने। कुल कितने प्रतिनिधि? तो 607 प्रतिनिधि। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किसी मुस्लिम ने अध्यक्षता की? तो आप कहेंगे कि बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 कहां हुआ? मद्रास में हुआ। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 607। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये हुए। चौथा अधिवेशन हुआ 1888 में, कहां हुआ? इलाहाबाद में। और यहां किसने अध्यक्षता की? जॉर्ज यूले या जॉर्ज यूल ने, ठीक है। इसमें कुल 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब प्रतिनिधियों की संख्या यहां के बाद बंद हो जाएगी, अब ये आखिरी मैं बता रहा हूं। 1248 प्रतिनिधि। क्या विशेषता थी? तो प्रथम अंग्रेज कांग्रेस का अध्यक्ष जॉर्ज यूले बना। दूसरा, प्रथम ईसाई अध्यक्ष। अब देखिए कांग्रेस के चरित्र को भौगोलिक रूप से कैसे डिफाइन किया जा रहा है। पहला अधिवेशन बंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद। अब देखिए जो है इसको सर्व समावेशी कैसे बनाया जा रहा है सभी धर्मों को लेकर के। तो पहले अध्यक्ष कांग्रेस के WC बनर्जी कौन है? हिंदू हैं। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन है? पारसी हैं। कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष कौन है? मुस्लिम हैं। कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन है? तो ईसाई हैं। ये धर्म के हिसाब से आप देखिए, ठीक है। अब यहां पे ये समझिए कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उस समय प्रश्न भी पूछा गया है कि भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। अब लॉर्ड डफरिन का जो रवैया था कांग्रेस की स्थापना के समय वो अलग था, लेकिन चौथा अधिवेशन आते आते लॉर्ड डफरिन का जो रवैया है कांग्रेस के प्रति वो बदल गया है बिल्कुल जो है, और शत्रुतापूर्ण हो गया है। इसका पता चला कि लॉर्ड डफरिन के कहने से जो अस्थाई गवर्नर था यहां, उसने कांग्रेस को कोई भवन ही नहीं दे रहा था कि जहां पर कि अधिवेशन हो, स्थान ही नहीं दे रहा था। तो कहते हैं कि दरभंगा के राजा ने फिर जो है एक बिल्डिंग खरीद करके दिया तो वहां पे अधिवेशन हुआ। तो इस व्यक्ति ने यानी लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को क्या कहा कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, यानी भारतीयों का प्रतिनिधित्व इसमें या इसका जो दायरा है या इसका जो प्रभाव है वो इतना कम है कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। यानी इतने कम लोग हैं कि उनको सूक्ष्मदर्शी हम कह सकते हैं कि मतलब जो है वो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, इतनी कम संख्या है। और अल्पसंख्यकों की मतलब बहुत छोटी संख्या की ये संस्था है। ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने से के उद्देश्य से जुलाई 1889 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और इसी ने इंडिया नामक पत्र निकाला। तो इंडिया नामक पत्र किसने लिखा? तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की ने इंडिया नामक पत्र निकाला। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हो गया प्रथम सम्मेलन बंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में। सबके अध्यक्षों के नाम लिखे हैं। पहला अध्यक्ष विमोच चंद्र बनर्जी, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी और चौथे अध्यक्ष जॉर्ज यूल। यहां एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा कि पहले से लेकर चौथे कांग्रेस के अधिवेशन तक कुल सदस्य संख्या कितनी है, ये एक मोटे तौर पर आपको दिमाग में रखना है। ये भी पूछा जा सकता है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो षष्ठम अधिवेशन कांग्रेस का ये हुआ 1890 में। कहां हुआ? कलकत्ता में।
और अध्यक्षता इसकी किसने की? तो फिरोज शाह मेहता ने इसकी अध्यक्षता की। और क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ इस अधिवेशन में? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली का संबोधन हुआ। तो यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा क्योंकि इसे महिला सशक्तिकरण के रूप में देखा गया, बदलते हुए भारत के रूप में देखा गया, और कांग्रेस में भविष्य में महिलाओं के प्रति कांग्रेस की क्या सोच है, उसका क्या विचार है, उसके प्रतिबिंब के रूप में देखा गया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम जो महिला स्नातक हैं कादम्बिनी गांगुली, वो कांग्रेस के मंच पर आई और इतने शिक्षित भारतीयों के बीच में, इतने बड़े बड़े भारत के राजनीतिज्ञों और बुद्धिजीवियों के बीच में उन्होंने अपना संबोधन किया। तो इसे महिला सशक्तिकरण के रूप में देखा गया। 12वां अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1896 में। कहां हुआ? कलकत्ता में। किसने अध्यक्षता की? तो रहमतुल्ला एम सयानी ने की। और क्या महत्वपूर्ण रहा इस सम्मेलन में? तो पहली बार वंदे मातरम गाया गया, पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा 21वां सम्मेलन हुआ 1905 में कांग्रेस का। कहां हुआ? बनारस में। कौन इसकी अध्यक्षता किए? तो गोपाल कृष्ण गोखले, प्रमुख नरमपंथी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता की। क्या महत्वपूर्ण रहा? तो बंगाल विभाजन जो किया गया था कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया, तो उसके विरोध में उसके निर्णय की आलोचना की गई। और गर्मपंथियों के दबाव में स्वदेशी और बहिष्कार जो आंदोलन प्रारंभ हुआ बंगाल विभाजन के विरोध में, उसका समर्थन किया गया कांग्रेस के द्वारा। ठीक है। 22वां सम्मेलन कांग्रेस का हुआ 1906 में। कहां हुआ? कलकत्ता में। किसने अध्यक्षता की? दादा भाई नौरोजी ने। अब हम दादा भाई नौरोजी के देखें तो कांग्रेस के दूसरे ही अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। आप देखें कलकत्ता अधिवेशन 1886, और अब हम बात कर रहे हैं 1906 की। तो कितने वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी अब दादा भाई नौरोजी जो है थोड़ा वृद्ध हो गए हैं। इनकी उम्र अब कांग्रेस की अध्यक्षता करने की नहीं है, लेकिन इनको अध्यक्ष बनाया गया। क्यों? क्योंकि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अब कांग्रेस में दो गुट स्पष्ट रूप से दिखने लगा, एक गरम दल और एक नरम दल। तो गरम दल में हम देखें तो लाल बाल पाल का त्रिकूट देखने लगा, और इसमें यह कहा गया कि इस बार अध्यक्ष गरमपंथी चाहते थे कि या तो लाला लाजपत राय बने या बाल गंगाधर तिलक में से कोई एक बने। लेकिन नरमपंथियों ने जब ये देखा कि गरमपंथियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, तो उन्होंने दादा भाई नौरोजी का नाम प्रपोज कर दिया। अब दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन में इतना सम्मान कमाया था कि दादा भाई नौरोजी का सम्मान जितना नरमपंथी करते थे उतना ही गरमपंथी करते थे, और दादा भाई नौरोजी का नाम आने से उस नाम का विरोध करने की स्थिति में गरमपंथी नहीं थे। तो इसीलिए दादा भाई नौरोजी को यहां अध्यक्ष बनाया गया। और लेकिन गरमपंथियों ने अपनी एक मांग मनवा ली, और हुआ यह कि कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वराज। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का सबसे प्रथम बार कब मांग की गई, तो आप कहेंगे 1906 कलकत्ता अधिवेशन। कौन अध्यक्षता कर रहा था? दादा भाई नौरोजी। अब 23वां सम्मेलन हुआ जो कि कैंसिल ही हो गया 1907 में। यहां फिर सूरत में हुआ। यहां पर भी नरमपंथी बनाम गरमपंथी हो गए। जूता चप्पल कुर्सी मेज सब चल गई, और कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन हो गया, नरमपंथी और गरमपंथी। गरमपंथी कांग्रेस के बाहर चले गए, और गरमपंथियों के कांग्रेस से बाहर जाते ही कांग्रेस एक मृत प्राय संगठन के रूप में 1916 तक, 1907 से लेकर 1916 तक कांग्रेस मृत प्राय संगठन के रूप में हो गई, जिसे कि मेहता कांग्रेस कह करके पुकारा गया। फिर जब नरमपंथी और गरमपंथी 1916 लखनऊ अधिवेशन में एक दूसरे के करीब आए, तो फिर से कांग्रेस में पुरानी जान लौटी। ठीक है। तो ये रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की, ये नरमपंथी नेता थे। ठीक है। 26वां सम्मेलन हुआ कांग्रेस का 1911 में। 1911 में कांग्रेस का 26वां सम्मेलन हुआ। कहां हुआ? कलकत्ता में हुआ। किसने अध्यक्षता की? तो भीष्म नारायण धर या बिशन नारायण दत्त। क्या महत्वपूर्ण रहा? पहली बार जन गण मन गाया गया। तो पहली बार जो हमारा राष्ट्रगान है उसका गायन किया गया। हालांकि ये कहते हैं
कि जन गण मन का पहली बार गायन कहीं दूसरे स्थान पर हुआ था, लेकिन ऑफिशियल हमें बताया जाता है कि पहली बार जन गण मन कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया, लेकिन सूचना यह है कि कहीं और गाया गया। तो आप जो है इसका उत्तर देंगे हमें कमेंट बॉक्स में अगर आपको जानकारी हो तो, ठीक है। 31वां सम्मेलन कांग्रेस का 1916 में हुआ। कहां हुआ? लखनऊ में हुआ। किसने अध्यक्षता की? एसी मजमूदार ने की। क्या प्रमुख हुआ? तो नरम दल और गरम दल एक हुए लखनऊ अधिवेशन में, और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये इसके अलावा मुस्लिम लीग और कांग्रेस का यह संयुक्त अधिवेशन था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का यह संयुक्त अधिवेशन था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का यह संयुक्त अधिवेशन था, और इसी अधिवेशन में जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था मुसलमानों के लिए दी गई थी, जिसका कांग्रेस ने प्रारंभ में विरोध किया, उसका समर्थन यहां पर मुस्लिमों का सहयोग जुटाने के नाते जो है कांग्रेस ने कर दिया, जो कि आगे जाकर के बेहद घातक हुआ। तो ये हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। 32वां सम्मेलन, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है सम्मेलन जिससे प्रश्न आ सकते हैं वही हम ले रहे हैं, ठीक है, नहीं तो कांग्रेस का तो अधिवेशन हर साल होता है। तो 1917 में हुआ। कहां हुआ? कलकत्ता में हुआ। किसने अध्यक्षता की? एनी बेसेंट ने। क्या महत्वपूर्ण है? तो महत्वपूर्ण यही है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा बनी। कौन? एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा बनी 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में कांग्रेस के। तो अब पहली बार एक महिला अध्यक्ष आ गई है। 1885 से जो कहानी प्रारंभ हुई थी उसमें 1917 में पहली महिला अध्यक्ष आ गई। 34वां सम्मेलन हुआ 1919 में अमृतसर में, और अध्यक्षता किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू ने। और क्या महत्वपूर्ण है? प्रश्न पूछा गया है। यह कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया। 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई। तो यह कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन है जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया। यह भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। विशेष अधिवेशन 1920 का कलकत्ता में किसने अध्यक्षता की? लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की। क्या प्रमुख है इस सम्मेलन के बारे में? क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? तो गर्मपंथियों में से पहले व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। हालांकि अधिवेशन तो विशेष ही था, रेगुलर अधिवेशन नहीं था, ये स्पेशल सेशन था, और गरम दल के प्रतिनिधि कांग्रेस के अध्यक्ष बने। देखिए, बाल गंगाधर तिलक उतने बड़े कैलिबर के लीडर रहे, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष वो कभी नहीं बन पाए। तो गर्मपंथियों में केवल अकेले लाला लाजपत राय ही थे जो कि विशेष अधिवेशन जो 1920 का हुआ, कलकत्ता में हुआ, उसकी अध्यक्षता किए। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा, तो उसमें बाल गंगाधर तिलक का नाम दे दिया जाएगा। या पूछा जाएगा कि गर्मपंथियों में से एकमात्र जो कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए, तो आप कहेंगे कि लाला लाजपत राय बन पाए, बाल गंगाधर तिलक नहीं बन पाए, ठीक है। ये हो गया। 35वां अधिवेशन कांग्रेस का 1920 में हुआ। मैं आपको बता रहा हूं ना, ये रेगुलर अधिवेशन नहीं था, ये क्या था? विशेष अधिवेशन था। तो ये कहां हुआ? नागपुर में हुआ। किसने अध्यक्षता की? सी विजया राघव चेरियार ने की। बहुत सारे काम हुए इस अधिवेशन में। क्या क्या? तो कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित या अनुमोदित ही कही, अनुमोदित किया गया। कांग्रेस द्वारा पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की गई। तो ये पहली बार था कि देशी रियासतों के प्रति कांग्रेस की क्या स्थिति है। देशी रियासतों का मतलब क्या? कि उस समय का भारत दो तरह के भारत में बटा हुआ था। एक भारत जिस पर डायरेक्ट ब्रिटिश नियंत्रण था, जिस पर डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार की अधिकारिता थे, और देशी रजवाड़े थे जिन्हें नेटिव स्टेट्स कहा गया, जिन पर कि ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी थी, यानी वो ब्रिटिश नियंत्रण में थे। 3 सब्जेक्ट अपना उन्होंने दे दिया था, रक्षा दे दिया, कम्युनिकेशन दे दिया, और अपना जो है विदेश नीति दे दी, ठीक है।
एक्सटर्नल अफेयर, ये 3 सब्जेक्ट देकर आंतरिक प्रशासन वो करते थे। ऐसे रजवाड़े 565 से ज्यादा थे। तो कांग्रेस ने पहली बार देसी रियासतों के बारे में अपनी नीति की घोषणा की 1920 के सम्मेलन में, ये याद रखिए। इसके अलावा प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस वर्ष से प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन भाषाई आधार पर होने लगा, तो आप कहेंगे कि यही 1920 का सम्मेलन था। हालांकि बाद में भारत आजाद हो गया और कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्य बनाओ, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। ठीक है। 39वां अधिवेशन 1924 में हुआ, बेलगाम कर्नाटक में हुआ। किसने अध्यक्षता की? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी इतने बड़े लीडर थे कि एक पूरा गांधी युग ही हम जानते हैं, लेकिन इन्होंने केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्षता की और वो सम्मेलन था बेलगाम। ठीक है। तो यही महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रथम और अंतिम बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने कौन? महात्मा गांधी। इसके अलावा 40वां अधिवेशन 1925 में हुआ। कहां हुआ? कानपुर में हुआ। किसने अध्यक्षता की? सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की। क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? तो यही है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। तो दूसरी महिला अध्यक्ष हैं सरोजिनी नायडू, अब प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। पहले कौन है? एनी बेसेंट 1917। उसके बाद 1925 में दूसरी महिला आ गई जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। हालांकि ये प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न जब आए तो ये ध्यान दीजिए कि भारतीय लिखा है कि प्रथम महिला लिखा है। तो अगर प्रथम भारतीय महिला पूछा जा रहा है तो सरोजिनी नायडू, अगर प्रथम महिला पूछा जा रहा है तो एनी बेसेंट। ठीक है। अब 44वां सम्मेलन है, 1929 में हुआ। कहां हुआ? लाहौर में हुआ। किसने अध्यक्षता की? जवाहरलाल नेहरू ने। और यहां पे क्या मांग की गई? पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है। इन सबको जो घटनाक्रम है पढ़ रहे हैं, आगे इनके बारे में विस्तार से भी देखेंगे। ठीक है। 46वां सम्मेलन हुआ कांग्रेस का 1931 में। कहां हुआ? कराची में। किसने अध्यक्षता की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्या क्या हुआ? तो गांधी इरविन पैक्ट का अनुमोदन हुआ और कांग्रेस द्वारा 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पारित किया गया, जिनमें से एक मौलिक अधिकारों और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध था। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 91वां सम्मेलन 1938 में हुआ। कांग्रेस का कहां हुआ? हरिपुरा में हुआ। क्या महत्वपूर्ण है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहली बार अब कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं। हरिपुरा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस सेशन की अध्यक्षता की? इस नंबरिंग को बहुत याद रखने की जरूरत नहीं, वर्ष याद रखना है। और अध्यक्ष के नाम भी पूछे जा सकते हैं, और वो भी अध्यक्ष के उन अध्यक्षों के नाम जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। तो नेताजी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और यही जवाहरलाल नेहरू ने ही इसकी अध्यक्षता की। ठीक है। तो नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया गया। इसके अलावा अपने अध्यक्षीय संबोधन में नेताजी ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने का सुझाव दिया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि बंगाल से आते थे, उन्होंने भी यह कहा कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए, लेकिन उसकी लिपि रोमन होनी चाहिए। ठीक है। ये हिंदी है और ये देवनागरी लिपि है, मैंने राम लिखा है। ये हिंदी भाषा है, लिपि क्या है, स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी है। ठीक है। और ये क्या है? तो ये भाषा राम है, ये लिखा गया है राम है, और ये भाषा कौन सी है? हिंदी है, लेकिन स्क्रिप्ट क्या है? रोमन है। इसी को हम कह रहे हैं, ये रोमन स्क्रिप्ट हो गई, भाषा हिंदी है। ये जो है देवनागरी स्क्रिप्ट हो गई, भाषा हिंदी है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह मानना था। आप सोच लीजिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितने जो है किस तरह के पुरुष थे जो भविष्य को इतना अच्छा देख लेते थे कि उनको पता था कि 2000 के बाद जो पीढ़ी आई भारत में, वो सब जो है हिंदी को रोमन लिपि में ही लिखेंगे। ठीक है। हम में से ज्यादातर लोग हिंदी को रोमन लिपि में ही लिख रहे हैं। तो उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भाई भाषा तो हिंदी ही रखिए, लेकिन लिपि क्या रखिए? रोमन रखिए, देवनागरी मत रखिए। और सारा मोबाइल आप देखें तो रोमन लिपि में ही चल रहा है, RAM राम। ठीक। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य रहा। 52वां सम्मेलन हुआ 1939 में। कहां हुआ? त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। कौन अध्यक्ष चुना गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या महत्वपूर्ण रहा? तो महत्वपूर्ण तो यही रहा कि इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से अध्यक्ष नहीं चुना पाया।
गांधी जी ने अपने तरफ से पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कर दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने। अब यहां पर चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत करके कांग्रेस में गांधी जी को हरा करके अध्यक्ष बने, लेकिन कहते हैं कि कांग्रेस की जो समिति थी उसका सहयोग नहीं मिल पाया। उसकी उपेक्षा के कारण अंततः परेशान होकर के नेताजी ने कांग्रेस को छोड़ दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की अध्यक्षता की और उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए। ठीक है, अब 53वां अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, कहां? 1940 में। कहां पर? रामगढ़ में। कौन अध्यक्ष हुआ? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। बहुत सारे तथ्य हैं। पहला तथ्य, मौलाना आजाद सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सब पूछा जाएगा आपसे कि कांग्रेस का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष कौन था, तो आप कहेंगे मौलाना आजाद। क्या कब बने थे? तो 1923 में जो दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी इन्होंने अध्यक्षता की। तो एक तथ्य हो गया, कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? तो मौलाना आजाद है। कब ये बने? तो 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता इन्होंने की। इसके अलावा आजादी से पूर्व हम देखें, 1947 से पूर्व हम देखें तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मौलाना आजाद। कब से कब तक थे? तो 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रखे। तो दो तथ्य होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद से जुड़े हुए दो तथ्य है। ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने और ये आजादी से पूर्व कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता करने वाले थे। ठीक है, बाद में आजादी के बाद तो कांग्रेस में टूटन हुआ, इंदिरा कांग्रेस हुआ, सिंडिकेट हुआ, ये सब अगर, लेकिन फिर भी अगर मूल को ही हम देखें तो सबसे लंबा कार्यकाल आजाद भारत में हमें सोनिया गांधी का दिखा कांग्रेस में। ठीक है, तो उससे पूर्व जो है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अब देखिए, हो सकता है आपको न भी दिख रहा हो, इसे दिख रहा होगा, लेकिन मैं बोल देता हूं 54वां सम्मेलन। ठीक है, 53वां हुआ 1940 में और 54वां हुआ 1946 में, जबकि कांग्रेस का सम्मेलन तो हर साल होता है, लेकिन इतना बड़ा गैप क्यों हुआ? तो ये संक्रमण काल था। हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना भारतीयों की इच्छा के भारत को भी जर्मनी के विरुद्ध एक युद्ध पक्ष बना दिया। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन चला, सभी बड़े नेता कांग्रेस के गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए गए, तो कांग्रेस की बैठक ही नहीं हुई। ठीक है, कोई सेशन ही नहीं हुआ 1940 से लेकर 45 तक। तो इसी वजह से मौलाना अबुल कलाम आजाद इतने दिन तक अध्यक्ष रह गए कांग्रेस के। ठीक है, तो 54वां अधिवेशन अब 1946 में हुआ। कहां हुआ? मेरठ में हुआ। किसने अध्यक्षता की? जेबी कृपलानी ने अध्यक्षता की। ठीक है, तो क्या हुआ? भारत को आजादी मिली। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आप कहेंगे जेबी कृपलानी। यह पूछा जाएगा कि भारत के विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आप कहेंगे जेबी कृपलानी। तो क्या हुआ? भारत को आजादी मिली, आचार्य कृपलानी ने बाद में इस्तीफा दे दिया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष बने। ठीक है, इतना हमने चार्ट के माध्यम से कांग्रेस के पूरे अधिवेशनों को एक क्रम से देख लिया। सबका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मुझे उम्मीद है, और नहीं लिया है तो एक बार जो है मैं कर देता हूं, आप जो है आराम से ले लीजिए, क्योंकि ये चार्ट बहुत अच्छा है, 5 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आप लेते हुए चलिए, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। दूसरे पेज पे हम लोग आ गए हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तीसरे पेज पर हम लोग आ गए हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद कांग्रेस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कथन, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों वाली संस्था, ये किसने कहा? पूछा जाएगा आपसे, आप कहेंगे लॉर्ड डफरिन। कौन है लॉर्ड डफरिन? जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो यही भारत का वायसराय था। लॉर्ड कर्जन, ठीक है, जिसने बंगाल विभाजन किया, इसने क्या कहा? कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा? कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। आपसे ये सब डायरेक्ट प्रश्न किया जाएगा कि किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? तो आप कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। अब लाला लाजपत राय ने क्या कहा? गर्मपंथी थे। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस अधिवेशनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उन्होंने कहा कि यह चापलूसों का सम्मेलन है, और कांग्रेस के अधिवेशनों को उन्होंने कहा कि छुट्टियों का मनोरंजन है। क्या है? छुट्टियों का मनोरंजन है कि साल में एक बार जो है 4, 5, 6 दिन के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर के लोग आते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, कुछ प्रस्ताव वगैरह पारित करते हैं, फिर घर जाकर के सो जाते हैं। तो ये क्या है? कांग्रेस सम्मेलन छुट्टियों का मनोरंजन है। और ये जो रवैया था कि अधिवेशन में आना, भाषण देना और फिर अगले 1 वर्ष तक के लिए शांत हो जाना, फिर अगले साल अधिवेशन में आना, भाषण देना, ये जो परंपरा हो गई थी कांग्रेस में, उसके बारे में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति, जब बरसात होता तो मेढक टर्राते हैं, तो हम यदि 1 वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कांग्रेस से जुड़े हुए और महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, उनको भी हमने एक जगह समराइज किया है, इसको भी देख लीजिए। तो लॉर्ड डफरिन, जिसका कार्यकाल था 1884 से 88 तक, यही कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल था, और इसी ने उपहास उड़ाते हुए कहा कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की जनप्रतिनिधित्व वाली संस्था है। अब ये कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों, ये 3 जगह मैंने आपको लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो ये आपके दिमाग से उतरनी नहीं चाहिए चीज, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि कौन गवर्नर जनरल ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया, तो ये समझ लीजिए, बंबई के गवर्नर के रूप में, भारत के गवर्नर के रूप में नहीं, गवर्नर जनरल के रूप में नहीं, बंबई के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलिंगटन ने, कौन? लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन जो 1915 में हुआ था, उसमें इन्होंने भाग लिया, और बाद में ये भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय बने, ठीक है। तो भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल 1931 से लेकर 36 तक था। 1926 में कांग्रेस का गुवाहाटी में सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किया श्रीनिवास आयंकर ने, और इसमें यह निर्णय लिया गया कि सभी कांग्रेसियों को खद्दर पहनना अनिवार्य है। अब आपसे पूछा जाएगा कि खद्दर पहनना किस अधिवेशन में अनिवार्य बना दिया गया सभी कांग्रेसियों को। इसके अलावा 1937 में आयोजित कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन था, यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ, तो आप कहेंगे फैजपुर अधिवेशन, ठीक है, 1937। अब हमने देख लिया एनी बेसेंट को, सरोजिनी नायडू को। अब देखिए नेली सेन गुप्त, कौन है नेली सेन गुप्त? तो नेली सेन गुप्त हैं एक ब्रिटिश महिला, जिन्होंने कि एक बंगाली जतीन्द्र मोहन सेन गुप्त से इन्होंने विवाह किया था, ठीक है। तो अब इनको नलिनी सेन गुप्ता भी कहीं लिखा जाता है, कहीं नेली सेन गुप्ता भी लिखा जाता है, तो जो आपको समझ आए, बाकी इंग्लिश में भी इनका क्या नाम है वो लिख दिया गया है। तो इन्हें कांग्रेस की 3य महिला अध्यक्षा ये थी। क्या फैक्ट है इनके से जुड़ा हुआ? नेली सेन गुप्त कांग्रेस की 3य महिला अध्यक्षा थी, जिन्होंने कि 1933 में, ये फैक्ट देख लीजिएगा, ये सवाल में ये परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ये प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, केवल जो है एनी बेसेंट तक और सरोजिनी नायडू तक मामला खत्म हो जाता है। तो नेली सेन गुप्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3री महिला अध्यक्षा थी, और इनका मूल भी ब्रिटिश था, ठीक है। और इन्होंने 1933 में कलकत्ता में संपन्न कांग्रेस के 48वें अधिवेशन की अध्यक्षता की, ठीक है। 1933 के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय चुने गए थे, लेकिन उनके जेल में होने के कारण नेली सेन गुप्त को कार्यकारी अध्यक्षा बनाया गया। यह भी तथ्य जान लीजिए। सम्मेलन के अध्यक्ष तो मदन मोहन मालवीय थे, लेकिन चूंकि वो जेल में थे तो कार्यवाहक की अध्यक्षा रही नेली सेन गुप्त, ठीक है। 1930, 35 और 1941 से 45 के मध्य कांग्रेस अधिवेशन आयोजित नहीं किए गए। 1930, उसके बाद 1935, 1941 से 1945 तक कांग्रेस का अधिवेशन नहीं आयोजित हुआ, ठीक है। आचार्य जेबी कृपलानी भारत की आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जैसा मैंने बताया। वर्ष 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की।
आचार्य कृपलानी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्यवाहक अध्यक्ष हुए। इसके अलावा आजादी के पश्चात, यह भी पूछा गया, आजादी के पश्चात कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जयपुर में हुआ और इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया ने की। ठीक है। और एक तथ्य जिसको लेकर के अब कांग्रेस को चिढ़ाया जा रहा है, महात्मा गांधी ने कहा कि अब जो कांग्रेस का लक्ष्य था भारत को स्वतंत्रता दिलाना, उसकी प्राप्ति हो गई है, तो हमें यह चाहिए कि अब कांग्रेस को हम भंग कर दें। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने आजादी के पश्चात कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। अब इसी को जो है एक चिढ़ाने के अंदाज में कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने तो कब का कह दिया था कि कांग्रेस को समाप्त करिए, और इस महात्मा गांधी की इच्छा को गुजरात के ही एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी जो है पूरा कर रहे हैं। ठीक है। कांग्रेसियों ने तो नहीं किया, लेकिन अब जो है नरेंद्र मोदी जी इसको करेंगे। ठीक है। तो मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।